हम लोगों ने ले रखा है एमिनो के क्षारीय गुण। सबसे पहली बात तो हम इस बात को ही जानते हैं, एमिनो के क्षारीय गुणों को अगर पढ़ने की बात की जाए, मैं कुछ विशेष पॉइंट लिखे देता हूं। देखो पहला पॉइंट, देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। अमोनिया की जो प्रकृति होती है, इसको याद रखना है कि ये कैसी होती है, क्षारीय। तो पहले नंबर पर तो इस बात को ही तैयार रखना है कि अगर आपसे अमोनिया की प्रकृति की बात करें तो आप अमोनिया का नेचर क्षारीय बताओगे। अच्छा, पूछेगा अमोनिया का नेचर क्षारीय क्यों बताया जाए, देखो उसको कैसे, यहां पर उसकी अभिक्रिया को लिख के भी दिखा देते हैं। बेटा अमोनिया का सूत्र होता है NH3। जब हम इसकी अभिक्रिया जल से कराते हैं, जल का मतलब HOH, जैसे ही जल से कराते हो, अमोनिया में होता है एक लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब जानते हो, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा। और बेटा अगर जल को आयनों में तोड़ के देखें तो H पर प्लस चार्ज और OH पर माइनस चार्ज। होता कैसा है, इलेक्ट्रॉनों के जोड़े का मतलब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और क्योंकि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, नाइट्रोजन अपने ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट करेगा। और जब अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट करेगा तो NH3 का बॉन्ड किसके साथ बन जाएगा, H के साथ, और बनकर पदार्थ तैयार होगा NH4 प्लस। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज तो इसलिए बना रहेगा क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा हाइड्रोजन के लिए तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की तो कमी पूरी हो जाएगी, लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज किस पर आ जाएगा, नाइट्रोजन पर। तो पॉजिटिव चार्ज तो पूरी की पूरी स्पीशीज पर बना ही रहेगा। अच्छा, NH4 पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और साथ में बचे हुए विलयन OH पर कैसा चार्ज आ गया, निगेटिव। इससे एक बात पता चली, अमोनिया गैस को आपने जैसे ही जल में घोला, जल में घोलने पर अमोनियम आयन बना और घोल में एक और आयन बना, OH माइनस आयन। अब आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हो, अगर किसी भी पदार्थ को जल में घोला जाए और जल में घुलने के पश्चात OH माइनस आयन प्राप्त हो जाए तो पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। हमने अमोनिया को जल में घोला और अमोनिया को जल में घोलकर OH माइनस आयन को प्राप्त किया। जैसे ही अमोनिया को जल में घोलने पर OH माइनस आयन प्राप्त हुआ, हम समझ गए कि अमोनिया की प्रकृति कैसी है, क्षारीय है। एक तो अमोनिया के नेचर को ऐसा दिखा सकते हो। तो अमोनिया का नेचर अगर क्षारीय कहे तो भैया सबसे पहले बता देना, और कहे क्यों क्षारीय है ये रासायनिक अभिक्रिया लिख के दिखा देना। क्योंकि अमोनिया का घोल में से OH माइनस आयन प्रेजेंट है, इसलिए अमोनिया की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। अच्छा, एक बात और सोचने वाली बात है कि जितने भी एमीन बनते हैं वो क्योंकि अमोनिया के ही सूत्र से बनते हैं। होता क्या, अमोनिया का हाइड्रोजन हटाते हैं आप और उसकी जगह पर कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप रख देते हो और बनाकर तैयार करते हो एमीन। तो क्योंकि समस्त एमीन अमोनिया से मिलकर बनते हैं या अमोनिया द्वारा बनाए जाते हैं, सभी एमीन भी प्रकृति में कैसे होते हैं, क्षारीय। तो एक बात मैं यहां भी लिखता हूं, सभी प्रकार के एमीन की प्रकृति, अगर आप किसी भी टाइप के एमीन को देखोगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, कोई भी एमीन लेकर के आते हो, सममित, असममित, तो हर एक प्रकार के एमीन्स की जो प्रकृति होती है, प्रकृति क्षारीय होती है। तो इस बात को भैया ध्यान रखेंगे कि जितने भी प्रकार के एमीन लाते हो, सभी प्रकार के एमीन्स की प्रकृति क्षारीय होती है। और कभी कभी तो आपसे इसके बारे में पूछ सकता है, आखिर एमीन्स की प्रकृति क्षारीय होती है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उसका भी अभिक्रिया देखो ध्यान से। अच्छा, हमें अगर इसकी अभिक्रिया लिखने के लिए आए तो हम कोई भी एक एमीन ले लें, चाहे प्राथमिक के थ्रू दिखा दें, चाहे द्वितीयक के थ्रू, और चाहे तृतीयक। मैं प्राथमिक से लेकर के चलता हूं। बेटा प्राथमिक एमीन का सूत्र होता है R सिंगल बॉन्ड NH2। हमने इसको कहां पर घोला है, जल में। अच्छा, जल में घोलोगे तो बेटा होता क्या है, H पर पॉजिटिव चार्ज और OH पर नेगेटिव, और नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर।
लोन पेयर का मतलब जानते हैं, इलेक्ट्रॉनों का वह जोड़ा जिसने बॉन्ड नहीं बनाया है। तो जैसे ही RnH2 को जल में घुला जाएगा बेटा, H पॉजिटिव आयन जो होगा वो सीधे दौड़ते हुए नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा। अगर H प्लस आयन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा तो नाइट्रोजन पर आ जाएगी इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, पहला फॉर्मूला तो RnH3, और बेटा आप जानते हो NH3 क्यों बना, क्योंकि H इसके साथ जुड़ जाएगा तो NH3 हो जाएगा। और कौन सा आवेश ग्रहण करेगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज जैसे ही इसके साथ जुड़ेगा नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन निकाल के इस H प्लस आयन को दे देगा, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको निकाल के देगा नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और उसको मैंने यहां लिख रखा है। अच्छा, हाइड्रोजन तो जुड़ गया जाके, बचा कौन सा आयन, OH माइनस चार्ज, तो मैंने OH माइनस को लिख दिया। अब देखो इसको भी ऐसे पहचानते हैं, प्राथमिक एमीन को मैंने जल में घोला और जल में घोलने पर जो हमें घोल मिलकर तैयार हुआ उसमें से कौन सा आयन है, OH माइनस आयन। और वो पदार्थ जिसके घोल में OH माइनस आयन होता है प्रकृति में कैसा होता है, क्षारीय। अच्छा, क्षारीय के कई तरीके भी बताए जा सकते हैं या कई रीजन दिए जा सकते हैं कि आप क्षारीय इसको क्यों कहते हो। तो देखो, मैं क्षारीय, किसी भी एमीन को क्षारीय क्यों कहा जाए, हम इसके कई रीजन दे सकते हैं। देखो मैं क्या क्या रीजन देता हूं, मैं यहां लिखे देता हूं। देखो आखिर क्या क्या कारण दिए जा सकते हैं अगर आपसे पूछ ले कि एमीन यौगिक क्षारीय होते हैं। पहला तो एमीन यौगिकों में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। तो देखो मैं पहला नंबर लिखूंगा, एमीन में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब जानते हो ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। एक तो पहला रीजन ये है कि इसलिए आप इसको बोल सकते हो कि एमीन क्षारीय होते हैं। जिसमें पदार्थ में भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है वो कैसा होता है, क्षारीय। जानते हो क्यों, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन के जोड़े को क्या कर सकता है, त्याग कर सकता है, त्याग सकता है। तो मैंने क्या लिखा है, एमीन्स में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है जिसे ये त्याग कर क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। त्याग कर क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। तो अगर किसी भी पदार्थ के पास अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और वो अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को त्याग सकता है तो ऐसा पदार्थ क्षारीय होगा, प्रदर्शित प्रकृति को प्रदर्शित करता है। तो एक बात ये भैया तैयार रखनी है कारण में से, क्योंकि कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण, और बेटा दूसरा कारण देखो लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा कारण क्या लिखोगे कि जैसे हमने किसी एमीन को जल में घोला उसके घोल में कौन सा आयन मिलने लगा, OH माइनस आयन, इसलिए भी उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। तो देखो लिखते हैं, एमीन्स को जल में घोलने पर, एमीन्स को जल में घोलने पर जलीय विलयन में, भैया लिख लेते हैं जलीय विलयन में OH माइनस आयन प्राप्त होते हैं। एक तो ये कारण हो सकता है कि अगर आपसे पूछेगा आखिर क्यों एमीन क्षारीय है, आप बताओगे मैंने जैसे एमीन को जल में घोला उसके घोल में तो OH माइनस आयन प्राप्त होने लगे, इसलिए भी एमीन पदार्थ कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो इस तरह भैया दो रीजन तो मेनली है जो आप दे के आ सकते हो, और इस तरह से आप इस बात को बता सकते हो कि एमीन्स यौगिक कोई भी दिया जाए वो कैसा होता है, क्षारीय। अब देखो थोड़ा सा याद रखो एक और चीज, कैसा पूछ लेता है हम लोगों से एक क्वेश्चन और आता है, हालांकि क्वेश्चन कठिन लगता है लेकिन कठिन सूत्र को भी समझेंगे। बेटा इस दुनिया में दो प्रकार के ग्रुप पाए जाते हैं,
पहले प्रकार के ग्रुप कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह और दूसरे प्रकार के ग्रुप कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। अब दोनों ही ग्रुपों के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि अगला नंबर उसी पर बेस्ड होगा। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह वे कहलाते हैं जिनके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, आकर्षित। और इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने के कारण ऐसे ग्रुप को, ऐसे समूह को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। और इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की जब बात कहने लगी, भैया कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, कुछ को याद रखो, बहुत सारे ग्रुपों को मत याद रखो। क्या है कि बहुत सारे ग्रुप जो हैं वो आपकी परेशानी बढ़ा देंगे। उतने ग्रुप याद रखो जितना हम लोगों के यहाँ ज़्यादा यूज में आता है। तो सबसे पहले कुछ इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह पढ़ लेते हैं। कहोगे सर जी ये क्यों पढ़ा रहे हो, अभी बेटा पता चलेगा क्यों पढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की बात करेगा तो भैया इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह में आता है F, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह में आता है Cl, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह में आता है Br, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह में आता है I। अभी के लिए इतने ही रखेंगे, जब जानेंगे कि बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ रही है ग्रुप्स की तो फिर एक दिन इन इलेक्ट्रॉन आकर्षी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह पर ही फिर एक क्लास कर लेंगे हम लोग, अभी इतनी ज़रूरत है। और उसमें भी कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन का आकर्षी समूह है अर्थात ये इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहते हैं, ग्रहण। तो इलेक्ट्रॉन को अगर ग्रहण करना चाहते हैं तो ये क्या सब बराबर क्षमता से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहते हैं? तो भैया इसमें से भी है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन आकर्षी क्षमता सबसे ज्यादा है, उससे क्लोरीन की, और उससे भी कम होती है ब्रोमीन की। और इन ग्रुप में से, इन लिखे हुए ग्रुप में से आयोडीन की आकर्षण करने की क्षमता सबसे कम होती। किसको आकर्षण करने की क्षमता? इलेक्ट्रॉन को। अच्छा ग्रुप ऐसे भी हैं कुछ, यहां देखो लिखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, प्रतिकर्षी समूह। अच्छा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जानते हो कौन होता है? इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह वो होता है जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन भरे हैं और वो इलेक्ट्रॉनों को अपने पास नहीं रखना चाहता बल्कि इलेक्ट्रॉनों को क्या करना चाहता है, त्यागना चाहता है। कुछ इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह को भी पढ़ लेते हैं। तो अपने कोर्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, या ऐसा बताया जाए कि एमीन यौगिकों में जो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है वो कुछ इस प्रकार से है। बेटा देखो, CH3 का होल थ्राइज C, इसके इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने की क्षमता अच्छा ये आकर्षित करने की क्षमता थी और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करने की क्षमता है, प्रतिकर्षित, अपने से दूर भगाने की क्षमता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है CH3 का होल ट्वाइज CH। बेटा इसके भी बाद आता है CH3 CH2 और बेटा सबसे लास्ट में आता है CH3। तो इस प्रकार से हमने कुछ ग्रुप केवल पढ़े हैं इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी। तो क्या पहली बात मैं ये कंफर्म करना चाहूंगा, क्या इलेक्ट्रॉन आकर्षी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी का अर्थ जानते हैं क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला ग्रुप और इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने वाला ग्रुप। अब देखो हम क्षारीय नेचर को कैसे पहचानते हैं। एक नया क्वेश्चन बनेगा ये तीर के निशान के आगे। अब देखो मैं कुछ एमीन यौगिक लिखता हूं, समझना है बात को और फिर इसके आंसर को देना है। जैसे मेरे पास पहला अगर कंपाउंड देखा जाए तो देखो ये लिखा है NH2 और बेटा यहां लिखा है R। इसके बाद मेरे पास एक और कंपाउंड लिखा है जिसमें से R 2 बार है, फिर है NH। बेटा फिर मेरे पास एक और पदार्थ है जिसमें R कितनी बार है, 3 बार। सबके दिमाग में ये बात आ गई, सर जी ने R इस बार कितने बनाए होंगे, 3, और लिखा हुआ N। क्या किसी व्यक्ति को इससे परेशानी है कि यहाँ NH2 लिखा था, यहाँ NH लिखा था और यहाँ केवल क्या लिख दिया है, N? एक यार बात हमसे छूट गई है, तो इसके निशान को छोटा कर लिया जाए और स्टार बना लिया जाए, क्योंकि तीर का निशान तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। कैसी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बात करेंगे भी। इस पे लिखा है NH3 और सभी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनों का एक क्या है, जोड़ा।
अब यहां से बात को कुछ समझाते हैं। देखो तुम लोग समझ जाओगे तो बहुत अच्छा है, नहीं भी समझोगे तो इसको बार बार देख लेना, 2-3 बार समझ में आ ही जाएगा। हाँ, उसको परेशानी नहीं पड़ेगी। यहां पर चलते हैं, या अमोनिया के सूत्र को देख लो, कहीं पर भी देख लो, दोनों जगहों से ये बात स्पष्ट हो सकती है। अच्छा, जानते हो, यहां से स्टार्ट करेंगे। बेटा जल में तो H+ आयन भी था, OH- आयन भी था, लेकिन H+ आयन को कौन खा गया? अमोनिया। जानते हो अमोनिया ने H+ आयन को क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉनों का क्या था? जोड़ा। अमोनिया ने अपने इलेक्ट्रॉनों के जोड़े से H+ आयन के बॉन्ड बनवाए और H+ आयन को समाप्त कर दिया। अगर जैसे ही समाप्त किया H+ आयन को, घोल में केवल कौन सा आयन बचा? OH- आयन। आपने कहा अब तो ये क्षारीय है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर अमोनिया के पास ये इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा ना होता, ऐसा मान लेते हैं कि है ही नहीं था जोड़ा, अच्छा जोड़ा ना होता तो क्या ये H+ आयन को अपनी ओर खींच पाता? H+ आयन को खींचता भी तो H+ आयन पूछता क्यों आए हम तुम्हारे पास? तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है ही नहीं, फिर क्यों बुला रहे हो? लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा था तो इसने H+ आयन को खींच लिया था। अगर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ना होता तो ना हाइड्रोजन आयन को अमोनिया खींच पाता। और सोचो अगर ना हाइड्रोजन आयन को अमोनिया खींचता ना तो क्या क्षारीय नेचर आ पाता? कभी नहीं। तो जल में OH- आयन का विलयन बनता ही नहीं। तो मैं क्या सोचता हूं, क्षारीय प्रकृति का मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिस पदार्थ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है या जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, ज्यादा संख्या पाई जाती है, वो पदार्थ प्रकृति में कैसा है? क्षारीय। तो भैया इन सभी पदार्थों में देखो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, तो पदार्थ तो सभी क्षारीय है, ये तो बात तो कंफर्म है। अब एक बात और भी, मेरी बात सुनना इससे, जब भी किसी सूत्र के केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा बढ़ जाने से उस पदार्थ का क्षारीय नेचर भी बढ़ जाता है। जैसे इस पर एक लोन पेयर था, अगर बताओ 2 लोन पेयर आ जाते तो क्षारीय नेचर और भी कैसा हो जाता? ज्यादा। और मैं तो कहता हूं 3 लोन पेयर आ जाता तो क्षारीय नेचर और भी ज्यादा। जितना लोन पेयर आता जाता उतना ही ज्यादा उस पर क्षारीय नेचर क्या होता? बढ़ता। तो मतलब मैं क्या सोचता हूं, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होती, नाइट्रोजन द्वारा बनाए गए यौगिक की क्षारीय प्रकृति उतनी ही कैसी हो जाती? ज्यादा। अब इस जगह एक और बात, जैसे हम यहां पर कह रहे हैं कि नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी बढ़ जाती, तो संख्या बढ़ जाती, इसको विज्ञान की भाषा में कैसे कहते हैं? नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो बढ़ जाता। अच्छा, घनत्व तो संख्या बढ़ जाना ही तो घनत्व का बढ़ जाना है। जैसे मैं क्या कहता हूं, आप सभी लोग बैठे हो, दूर दूर बैठे हो अगर, तो हम कहेंगे कि आप लोगों की संख्या कम है या आप लोगों का घनत्व तो कम है, और सभी बच्चे जल्दी हैं नजदीक नजदीक पास पास बैठ जाएं, तो हम 2 शब्दों या तो कह सकते हैं आपकी संख्या ज्यादा है, या तो कह सकते हैं आपका घनत्व तो ज्यादा है। आप लोगों ने ऐसे माध्यम में बैठा हैं या ऐसे माध्यम में अरेंजमेंट बनाई है बैठने की कि आपका तो घनत्व बहुत ज्यादा है। तो जब भी किसी परमाणु पर, केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ता है, बेटा क्षारीय नेचर भी बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम होता है तो क्षारीय नेचर भी कम हो जाता है। चलो अब ठीक है, अब जल्दी से देख करके ये बता डालो इन यौगिकों में से कि जो R वाला ग्रुप है, R वाले ग्रुप को ही तो एल्किल ग्रुप कहते थे, और एल्किल ग्रुप देखो R ये वाला ग्रुप है, था कि नहीं था? इसका मतलब CH3 ग्रुप ही यहां लगा हुआ है। और एल्किल ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षी समूह। इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षी समूह का मतलब ये अपने से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। अब हम तुमको जरिया बताएंगे, आंसर आप बताएंगे। इधर से पढ़ते हैं, यहां से पढ़ते हैं। क्या इसमें कोई भी एल्किल ग्रुप है? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने वाला कोई भी ग्रुप नहीं है। यहां इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित वाला करने वाला ग्रुप कितना है? 1। ये अपने इलेक्ट्रॉनों को किसकी ओर भेजेगा? नाइट्रोजन। अच्छा, अपने इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन को भेज देगा तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी हो गई? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन का घनत्व भी कैसा हो गया? अधिक। आगे चलते हैं, इसमें कितने ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित कर सकते हैं? 2।
तो यार इसमें तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो और भी ज्यादा बढ़ गया। और यहां पर कितने ऐसे ग्रुप हैं जो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहे हैं? 3। यहां पर तो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व और भी अधिक हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व और भी अधिक हो जाएगा, अब आप सोच समझ के जवाब देना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कहां पर पाया जाएगा? अमोनिया में, प्राथमिक में, द्वितीयक में या तृतीयक में? तृतीयक में। अगर इलेक्ट्रॉनों का सबसे ज्यादा घनत्व है तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन का घनत्व जैसे ही बढ़ेगा क्षारीय प्रकृति भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो भैया तृतीयक एमीन प्रकृति में सबसे अधिक क्षारीय होते हैं। अच्छा, घनत्व तो इसमें भी बढ़ा था और इससे तो ज्यादा ही बढ़ा था इसमें, तो इसका क्षारीय नेचर। अच्छा, इसमें तो फिर भी धक्का देने वाला था कोई ग्रुप, इसमें तो था ही नहीं, तो इसका क्षारीय नेचर सबसे कम। तो अगर बात आएगी अमोनिया, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, ऐसे प्रकार के यौगिकों में से किसका क्षारीय नेचर अधिक होता है? तो भैया अमोनिया का क्षारीय नेचर सबसे कम, इसके बाद प्राथमिक का, उससे ज्यादा द्वितीयक का, और सबसे ज्यादा प्राथमिक नेचर किसका? क्षारीय, तृतीयक का। लेकिन अभी यहीं से काम को खत्म नहीं करेंगे। अब कहता है कि यही पदार्थ हमारे पास हैं, लेकिन विलायक की उपस्थिति में, विलायक की उपस्थिति में क्षारीय नेचर बताइए। इस जगह बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन आता है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन और अमोनिया की क्षारीय प्रकृति को बढ़ता हुआ क्रम लिखो। तो बेटा दो जगह पर है, एक बार तो आपने यहां लिख रखा है और एक बार आपने विलायक की उपस्थिति रखी है या विलायक की उपस्थिति में लिख रखा है। विलायक की उपस्थिति का मतलब जानते हो, जब इन्हीं एमीन यौगिकों को क्या किया जाएगा? पानी पर घुल दिया जाएगा। तो पानी पर घुलने के बाद कौन ज्यादा क्षारीय नेचर दिखाएगा? अभी ये पानी पर नहीं घुले थे तब क्षारीय नेचर था, अब अगर पानी पर तुमने घोल दिया तो क्षारीय नेचर किसका ज्यादा होगा, किसका कम? हमको लिख लेने दो, 1 सेकंड में हम तुमको बता डालेंगे। अरे 1 सेकंड में बता नहीं डालेंगे, मतलब बता देंगे, कुछ सेकंड का टाइम लगेगा। सबसे कम क्षारीय होता है अमोनिया, उससे थोड़ा सा ज्यादा क्षारीय होता है तृतीयक एमीन आर। और बेटा हम रीजन भी लास्ट में दे देंगे तुमको कि रीजन क्या बताओगे। इससे ज्यादा क्षारीय होता है द्वितीयक, सॉरी इससे ज्यादा क्षारीय होता है अमोनिया, फिर प्राथमिक, और इससे ज्यादा क्षारीय होता है द्वितीयक। लोन पेयर बना लो भैया, क्योंकि लोन पेयर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। देखो इसमें से अब कहता है क्षारीय प्रकृति का क्रम हमें विलायक में बताइए, या जब हम इसको जल में घोल देंगे तो क्षारीय प्रकृति बताइए। अच्छा, जल में क्षारीय प्रकृति इस बात पे डिपेंड करती है, केवल लोन पेयर पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन जल पे तो इस बात पे डिपेंड करती है कि H+ आयन आएगा और नाइट्रोजन पर अटैक करेगा। जब तक H+ आयन यहां से निकलकर नाइट्रोजन पर अटैक नहीं करता है भैया क्षारीय प्रकृति तब तक नहीं आएगी। विलायक की उपस्थिति कह दे तो ये बात ध्यान रख लेना, जब तक H+ आयन अपनी जगह से उठकर नाइट्रोजन पर अटैक करने नहीं आएगा, ये इतनी दूर चलेगा और चलकर आएगा और नाइट्रोजन पर जब अटैक कर देगा क्षारीय प्रकृति तो तब दिखाई जाएगी। अब देखो इसमें से अगर इस तृतीयक को बेटा इस रास्ते से हटा दें तो बेटा सारा का सारा क्रम वैसा ही लिखा है। देखो अमोनिया की क्षारीयता सबसे कम, उससे ज्यादा क्षारीयता किसकी? प्राथमिक की, उससे ज्यादा क्षारीयता द्वितीयक की, और कायदे से लास्ट में होना चाहिए तृतीयक। लेकिन जानते हो तृतीयक की क्षारीयता को हमने कम यहां क्यों दिखाया है? प्राथमिक से भी कम और द्वितीयक से भी कम। बस इतनी बात को याद रखना, जो N के साथ 3 R जुड़े हैं, होता क्या है, ये 3 R नाइट्रोजन को चारों ओर से घेर लेते हैं। तो जब H+ आयन अटैक करने आता है तो ये 3 R ग्रुप जो हैं ये उस H+ आयन को आने का परमिशन ही नहीं देते, क्योंकि ये तीनों R ग्रुप ने नाइट्रोजन को क्या कर रखा होता है? घेर रखा होता है। तो जो H+ आयन आता भी है अटैक करने, अगर H+ आयन यहां पर अटैक करने आया भी तो देखो H+ आयन अगर यहां से अटैक करेगा तो ये R उसको क्या कर देगा? हटा देगा, अटैक ही नहीं करने देगा।
अगर H प्लस आयन पीछे से अटैक करेगा तो अटैक नहीं करने देगा, और पीछे से आने देगा तो अटैक नहीं करने देगा। H प्लस आयन केवल कितनी एरिया से अटैक कर सकता है? आगे से। इसका मतलब H प्लस आयन जो है वो तृतीयक एमीन पर जुड़ने तो बहुत आएंगे, लेकिन ज्यादातर जो H प्लस आयन होंगे वो तृतीयक एमीन पर जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि तृतीयक एमीन पर जुड़ना उनको किसके साथ है? नाइट्रोजन। और अगर वो बैक साइड से टक्कर करने आते हैं तो बैक साइड से टक्कर करने वाले H प्लस आयन संख्या तो बिल्कुल बेकार चली गई, वो तो जुड़ ही नहीं पाए नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन पर H प्लस आयन जुड़ पाए बहुत कम। और सोचो अगर कम मात्रा में H प्लस आयन जुड़ पाएंगे तो कम मात्रा में ही OH माइनस आयन भी बनेगा। इसलिए विलायकन की उपस्थिति में या विलायक की उपस्थिति में क्रम ये वाला तैयार रख के आना है, बाकी सब का क्रम अच्छा है। तृतीयक ने अपने चारों ओर बॉडीगार्ड बना रखे हैं 3R के फॉर्म में, और वो बॉडीगार्ड जो होते हैं वो उसके पास हाइड्रोजन आयन को आने ही नहीं देते हैं, उसको बाहर से ही भगा देते हैं। और जब तक हाइड्रोजन आयन आकर टकराएगा नहीं तब तक बेटा OH प्लस माइनस आयन बनेगा भी नहीं। तो तृतीयक वाला जो है वो OH माइनस आयनों की संख्या कैसी बनाता है? ज्यादा कि कम? कम, क्योंकि आधे तो H प्लस आयन बेचारे को भगा दिए गए हैं। तो इस बात को पूछता भी आखिर क्यों इस पर एक H प्लस आयन कम टकराए हैं? तो भैया एक बात बता दोगे, इस घटना को कहते हैं विलायकन प्रतिबाधा। देखो नाम भी कितना अच्छा है। विलायकन का मतलब है जब पानी पर घोलोगे, प्रतिबाधा का मतलब ये जो एल्काइल ग्रुप हैं ये हाइड्रोजन के मार्ग में क्या उत्पन्न करेंगे? बाधा उत्पन्न करेंगे, प्रतिरोध उत्पन्न करेंगे, और हाइड्रोजन को इनसे जुड़ने नहीं देगा। और जितना कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन जुड़ेगा उतना ही कम मात्रा में OH आयन भी प्रोड्यूस कर पाएगा। अच्छा, प्राथमिक वाले को जानते हो क्यों ज्यादा है? ये तो केवल अकेला है, और ये बाकी चारों ओर से आने वाले हाइड्रोजन आयनों को क्या होने देगा? टकराने देगा, कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, और ये भी बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। सबसे ज्यादा बाधा तो ये उत्पन्न कर रहा है। कोनो व्यक्ति तो ऐसा दिमाग में सोच के बैठा है, सर जी R क्या बाधा उत्पन्न कर पाएगा? देखो इधर, अभी बना नहीं, बनाते हैं, देखो इधर। समझ में तो अब हो रहा है, अगर समझ में आना होगा। बेटा R का मतलब मैं वैसे मानने लेता हूं CH3। देखो C के साथ कितने H? 3 H। R का मतलब CH3। अब देखो R की जगह मैंने CH3 तो रखा है केवल। देखो ये पूरा का पूरा एरिया घेर लिया कि नहीं? इतना पूरा एरिया, ये एरिया पूरा तो कवर हो गया। मतलब इस पिछले एरिया से तो किसी भी हालत में हाइड्रोजन आयन आ ही नहीं सकता है। आ केवल कितना सकता है? इस एरिया से। तो भैया इस एरिया से जितने हाइड्रोजन आयन आएंगे बस वही क्षारीय प्रकृति को दिखाने में मदद करवा पाएंगे, और बाकी जो इस एरिया से आगे हाइड्रोजन आयन अभिक्रिया करने, उससे तो नाइट्रोजन मिल ही नहीं पाएगा। कार्बन ही और हाइड्रोजन कहेंगे हमने प्रतिबाधा उत्पन्न कर रखी है, बाउंड्री बना रखी है, कोई भी H प्लस आयन डायरेक्ट नाइट्रोजन से मिल नहीं सकता। और जब तक H प्लस आयन नाइट्रोजन से मिल नहीं सकता तब तक OH आयन प्राप्त नहीं हो सकता। और इसके लिए इसकी प्रकृति सबसे कैसी हो गई है? कम क्षारीय। तो अमोनिया से ज्यादा होती है, लेकिन प्राथमिक और द्वितीयक दोनों से कम होती है तृतीयक की क्षारीय प्रवृत्ति। तो इस घटना को विलायकन प्रतिबाधा कहते हैं। एक काम करोगे, इसको जल्दी से नोट करो, अभी भी कुछ आर्टिकल छोटे छोटे क्वेश्चन रह जाते हैं, उनको करते हैं। देखो बेटा अगले नंबर को देख लो। तुमने इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह का तो पढ़ लिया, अब बात कर लेंगे इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की। देखो ये एमीन कंपाउंड है, इसमें से एक बार लगा हुआ है F, फिर एक बार लगा हुआ है Cl, और लगा हुआ है एमीन कंपाउंड पर ही एक बार और लगा देते हैं Br NH2, और बेटा लास्ट टाइम पे लगा देते हैं INH2। कहोगे सर जी इसका क्रम क्या चलेगा? लोन पेयर तो बना लें। अच्छा जल्दी से ये बात बताना तुम लोग, होशियार, क्योंकि हो ही पहले से, अब होशियारी में थोड़ी कमी रह गई है। देखो अच्छा पहली बात तो ये तुमको ध्यान देना है,
अभी जब हम लोगों ने इस ग्रुप को यहां लिखा था, क्या बोलते हो, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने वाले थे कि आकर्षित करने वाले? आकर्षित। अच्छा, इनमें से सबसे ज्यादा आकर्षित करने की क्षमता किस पर थी? F पर। इस पर इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता सबसे, जानते हो, 4 एरो बना दिए, इसीलिए ये सबसे ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन इस पर केवल कितने एरो बनाए जाए? 3, क्योंकि ये 4 वाले से तो कम खींच पाएगा। ब्रोमीन पर भी इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता होती है, लेकिन ब्रोमीन पर इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों से ही कैसी होती है? कम। और इस पर होती है सबसे कम, तो ये सिंगल एरो। अच्छा, ध्यान से देखने वाली बात है, ये इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व हो जाएगा सबसे कम। भाई ये तो खींच रहा है ना ग्रुप, तो नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व हो जाएगा सबसे कम, और घनत्व सबसे कम हो गया तो क्षारीय प्रकृति भी सबसे कम। तो मैंने पहले ही बता रखा है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा, क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन का घनत्व घटेगा तो क्षारीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है। बेटा, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व हो जाएगा सबसे कम, और सबसे कम तो क्षारीय प्रकृति भी सबसे कम। अच्छा, ये जो है ये इलेक्ट्रॉनों को खींचता है और ये भी इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, लेकिन इन दोनों में से क्लोरीन की क्षमता ज्यादा है। तो क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींचेगा तो घनत्व सबसे कम होगा, और घनत्व क्योंकि यहां पर कम हो जाएगा, इसकी क्षारीय प्रकृति और भी कम। अच्छा, सबसे कम तो खींच पाता है ये, अगर सबसे कम खींच पाएगा तो घनत्व यहां पर ज्यादा ही बना रहेगा, और ज्यादा बना रहेगा तो क्षारीय प्रकृति इसकी सबसे अधिक। तो इस प्रकार से आप नेचर को बता सकते हो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह पर। अगले नंबर पर आ जाते हैं। हम लोगों से इस प्रकार का भी बेटा क्वेश्चन आता है, कहता है कि एनिलीन का सूत्र याद है ना, NH2 की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय या क्षारीय? तो भैया हमने पहले भी बता रखा है, सारे एमीन प्रकृति में कैसे होते हैं? क्षारीय। लेकिन अगर ये कहता है तो अभिक्रिया दिखाओ। अभिक्रिया ऐसे दिखाओ कि एनिलीन पर तो बेटा नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर होगा, हम इसको घोलेंगे काहे में? जल में। अच्छा, जल में घोलेंगे, जल्दी से सोच समझ करके बताओ ये बात। हाँ बेटा, क्या किसी व्यक्ति को ये पता है कि लोन पेयर किसको अट्रैक्ट करेगा? H+ आयन की OH- आयन? बिल्कुल सही बता रहे हो यार। अगर H+ आयन को लोन पेयर अट्रैक्ट कर लेगा तो बनेगा क्या? देखो, ये एक तो सबसे पहले बेंजीन रिंग, और ऊपर बन जाएगा NH3+। अच्छा, अगर H+ आयन को इसने खींच लिया तो घोल पर केवल क्या बचेगा? OH- आयन। तो क्या ये OH- आयन नहीं दे रहा है? दे रहा है। तो आप ये याद रखोगे एनिलीन की भी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। अच्छा, एनिलीन की प्रकृति तो क्षारीय और भी होती है। सुनो देखो, एक अभिक्रिया और दे सकते हो बेटा। ये एनिलीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एनिलीन का सूत्र है NH2, और यहां पर है नाइट्रोजन पर लोन पेयर। हम अभिक्रिया करवाएंगे इसकी अम्ल से। अच्छा, ये बताओ, क्या अम्ल को आयनों में तोड़ सकते हो कोई? हाँ, H पर कैसा चार्ज है और Cl पर? बस आपसे इतनी बात यार पूछेंगे कि इसमें से जो नाइट्रोजन है या वो लोन पेयर है वो किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर? H+ आयन को कि Cl- आयन को? अच्छा, Cl- आयन को जानते हो क्यों अट्रैक्ट नहीं करेगा? क्योंकि इसके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। Cl जाएगा भी तो Cl भगा देगा इसको दूर, कहेगा हमारे पास भी इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे पास है, हम क्या करेंगे? हमें वो पदार्थ जो इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी। तो H अगर उससे जुड़ जाएगा जाके, तो बेटा जो पदार्थ बनकर तैयार होगा वो देखो इस प्रकार से, NH3+, और बेटा ये Cl उसी के साथ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। कौन से चार्ज के फॉर्म में? माइनस। आप नीचे भी बना सकते थे। जानते इसका नाम क्या है? इसका नाम है फेनिल एमीन हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर कोई नाम पूछ ले तो भैया नाम बता दोगे। फेनिल बेंजीन के लिए, एमीन NH के लिए, हाइड्रोजन क्योंकि एक H+ आयन अतिरिक्त था
तो इसलिए हाइड्रोजन और क्लोराइड इसलिए क्योंकि Cl पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। आखिरी में एक बात और बेटा कंपेयर पूछता है, मैं सोच रहा हूं कितने कंपेयर पूछता है। लास्ट में कंपेयर पूछता है कि एरोमेटिक एमीन और एलिफेटिक एमीन में किसकी क्षारीयता ज्यादा होती है, बस लास्ट कंपेयर बचता है। तो मुझे ये बात पहले से ही पता है। क्या पता है, देखो यहां लिख लेते हैं, एरोमेटिक एमीन की क्षारीयता कम होती है, क्षारीयता कम होती है, या ऐसे कह सकते हो एरोमेटिक एमीन दुर्बल क्षारक होते हैं, क्षारीयता कम होती है। अच्छा, एरोमेटिक का मतलब समझ रहे हो क्या है? एरोमेटिक का मतलब एमीन यौगिक ही लाओगे। अगर बेंजीन ग्रुप लगा दिया तो एरोमेटिक हो गया, और CH3 ग्रुप लगा देते तो क्या हो जाता है, एलिफेटिक। तो कहता है एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन्स में से कौन सा ज्यादा क्षारीय होता है? तो भैया इस बात को याद रखो कि एरोमेटिक एमीन जो होता है इसकी क्षारीयता हमेशा कैसी रहती है, कम। और कोई पूछ ले भी कैसा कम, क्यों कम रहती है, तो उसके लिए भैया देखो एक बड़ा काम लगता है, बहुत बड़ा, और वो बड़ा काम भूल मत जाना। देखो पहले तो हम बनाते हैं हमको पहले तो कम से कम कुछ फिगर बना लेने चाहिए एमीन के। भैया ऊपर सिंगल बॉन्ड NH2, तो मैं क्या सोचता हूं, आप भी बना डालो और हम भी बना डालते हैं, फिर सीखते हैं। अब भैया कुछ देर के लिए पेन रोक दो, इसको समझ लो। नहीं, क्या है कि समझोगे ज्यादा बेटर, बहुत अच्छा महसूस होगा अगर समझ जाओगे। और जानते इसको ना समझ पाओगे तो टेंशन जस्ट डबल हो जाती है। पढ़ाई का ये भैया हमेशा का नियम रहा है। क्या नियम रहा है कि जब भी कोई ऐसा आर्टिकल है जो आपके पास पहली बार आया या आपको कठिन लगा है, उस पर यह जरूर हुआ है कि अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छा महसूस हुआ है। ऐसा लगा अरे यार आज तो बिल्कुल अच्छा लगा, बिल्कुल। लेकिन जिस दिन ऐसा लगा कि यार ये समझ में नहीं आया, भैया टेंशन जस्ट डबल हो गई है। फिर एक गुना टेंशन नहीं होती बल्कि टेंशन हो जाती है 2 गुना बढ़कर। समझना, मैंने चित्र एनिलीन का ही बनाया है, लेकिन एनिलीन में इसमें तो मैंने बेंजीन की रिंग बना रखी थी। रिंग का मतलब होता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड रोटेट होता रहता है, अपनी प्रावस्था, अपनी अवस्था, अपनी स्थिति परिस्थिति को बदलता रहता है लगातार। तो मैंने इस बार डबल बॉन्ड को बना के ही दिखाया है कि स्थिति बदलेगा तो कैसे बदलेगा। देखो ये रखा हुआ है। अब करता क्या है, इसको देखने की जरूरत है। ये डबल बॉन्ड है। अच्छा, डबल बॉन्ड में एक बात और बच्चे समझ लें सभी, बेटा इस किनारे पर जो कार्बन होगा उसमें 4 बॉन्ड होंगे। जानते हो कैसे? एक बॉन्ड ऊपर गया, दूसरा इधर आया, तीसरा और ये डबल वाला चौथा। कोई भी कार्बन एटम 4 से ज्यादा बॉन्ड होल्ड करके नहीं रख सकता। समझो हुआ क्या, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इसको दे दिया। सोचो अगर नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इसको दे दिया तो यहां पर कौन सा बॉन्ड बनने लगा, डबल। भाई ये लोन पेयर आकर भी तो यहां पर एक बॉन्ड बनाएगा। अगर ये बॉन्ड यहां बना देगा तो सोचो इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5, 4 तो थे पहले से। तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड ना हो पाए, इसलिए इस डबल बॉन्ड ने अपने इलेक्ट्रॉनों को इस जंक्शन पर छोड़ दिया, यहां भेज दिया। और जब यहां भेज दिया तो जानते हो इस स्थान पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व क्या हो गया, बढ़ के रह गया। और इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ा तो देखो कैसे, इस पर बना देते हैं माइनस चार्ज। ध्यान देने वाली बात है, ये बॉन्ड निकल गया ना वहां, और यहां कौन सा बॉन्ड डेवलप हुआ, डबल। सुनना अब इस बात को, क्या इस बॉन्ड पर कोई परिवर्तन आया, नहीं, लिख दो। क्या इस बॉन्ड पर कोई परिवर्तन आया, नहीं, भैया बना डालो। लेकिन एक गड़बड़ी हो गई है, इस नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर बॉन्ड में लगा दिए थे, तो नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ गया, प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागे ना। अब ये चक्कर में न पड़ना कि 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे कि 6 त्यागे थे, बॉन्ड बनाए, इलेक्ट्रॉन त्यागे, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया है आगे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज है इस कार्बन एटम पर ज्यादा मात्रा में, और ज्यादा मात्रा में नेगेटिव चार्ज हो तो कार्बन एटम उसको सहन नहीं कर पाता है। जैसे आपको ही ज्यादा भार के या वजन या वस्तुएं दे दिया जाए तो आप क्या चाहते हो कि ये भार या वजन की वस्तु जल्दी से हमसे ट्रांसफर होकर किसी दूसरी जगह पे चली जाए, और दूसरी जगह पर जाएगी तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को सोचेगा दूसरी जगह पे चला जाए, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा यहां।
जानते हो यहां इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा तो यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड। सोचो यहां पर अगर सोचो डबल बॉन्ड अगर यहां बन गया तो इस कार्बन की वैलेंसी 4 से बढ़कर कितनी हो गई 5। तो 5 ना हो पाए इसलिए इसने अपने डबल बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन को यहां त्याग दिया, और जब यहां त्याग दिया तो निगेटिव चार्ज आ गया यहां। सोचने वाली बात है, ये बॉन्ड तो तैयार हुआ है यहां पर, जो मैंने ये बना दिया, देखो यहां का बॉन्ड टूट कर गया है तो यहां पर बॉन्ड टूट कर यहां आ गया है। क्या इस बॉन्ड पर कोई परिवर्तन आया है? नहीं, तो भैया बॉन्ड बना दो। लेकिन क्या ये कार्बन ज्यादा देर तक इलेक्ट्रॉनों को रख सकता है? नहीं, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज तो बना लें। अच्छा, अब ये अपने इलेक्ट्रॉनों को देखो ट्रांसफर करेगा यहां जाके। सोचो जल्दी से अगर यहां इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने लगेगा तो फिर इस कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 5, और 5 संयोजकता तो रह नहीं सकता। तो उस 5 संयोजकता को ना बनाया जाए इसलिए ये अपने बॉन्ड को ट्रांसफर कर देगा यहां। तो देखो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहां ट्रांसफर करेगा तो बनेगा बॉन्ड, और जब ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा ऊपर तो यहां आएगा निगेटिव चार्ज। अच्छा जरा ध्यान से देखो, क्या इस नाइट बॉन्ड पर कोई परिवर्तन पड़ेगा? नहीं, डबल बॉन्ड बना लेना, ऊपर डबल बॉन्ड था। आखिरी स्टेप है, ये समझ गए, काम खत्म है। जल्दी से देख के बताओ, ये इलेक्ट्रॉन क्या अपने पास बॉन्ड को सुरक्षित रख पाएगा? ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होने से परमाणु की जो व्याकुलता होती है वो बढ़ जाती है। वो त्यागना चाहता है, सोचता है इतना वजन लेके कहां घूमेंगे भैया, इसको तो तुरंत त्यागना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो देखो कैसे, अपने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा यहां, तो यहां जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो यहां कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? डबल। सोचने वाली बात है, देख भी सकते हो इस कार्बन पर अब बॉन्ड कितने हो गए हैं? 5। तो यार ये 5 बॉन्ड तो रखेगा नहीं, तो 5 बॉन्ड ये कार्बन ना रखेगा तो ये डबल बॉन्ड जो बना है इस डबल बॉन्ड को पहुंचा देगा इसके ऊपर, और जब इसके ऊपर पहुंचा देगा, देखो इस बॉन्ड पर कोई परिवर्तन नहीं, इस बॉन्ड पर कोई परिवर्तन नहीं, ये वाला इलेक्ट्रॉन डेवलप करेगा यहां बॉन्ड, तो मैंने यहां बना दिया जहां डेवलप कर रहा है, और ये डबल बॉन्ड चला गया ऊपर तो यहां लोन पेयर बन गया जाकर। तो इस 5 प्रकार के फॉर्मूलों में एनिलीन चेंज होता है। अच्छा देखो, तीर भी कैसा बनाना है, एक ही तीर पर दोनों ओर। अपने अभिक्रियाओं में 3 प्रकार के तीर दिखाए जाते हैं। पहला, जब पदार्थ ए से बी में तो बदल रहा हो लेकिन पदार्थ बी से ए में बदल ना रहा हो, इसको कहते हैं इरिवर्सिबल एरो। दूसरा एरो जानते हो, जब पदार्थ ए से बी में बदल रहा हो और पदार्थ बी से फिर काहे में बदल रहा हो? ए में। जानते हो ये क्या है? जब पदार्थ अपने रूपों को लगातार चेंज करके कभी इस फॉर्म में आ जाता है, लिख लो बी, कभी बी के रूप में आ जाता है, फिर बी से ए के रूप में, फिर ए से बी के रूप में, फिर से, मतलब ये प्रक्रम लगातार झूले की तरह चलता रहता है। तो अब ऐसी अभिक्रिया को दिखाने के लिए हम दोनों ओर एक ही लाइन पर तीर बना देते हैं। अब इस अभिक्रिया को देखने से समझ में क्या आया कि कोई भी पदार्थ क्षारीय तब होता था जब उसके पास लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन होता था। अच्छा बताओ, सूत्र कितने बने? 5। लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन कितने के पास है? तो 5 सूत्रों में 2 सूत्र तो क्षारीय प्रकृति को दिखाते हैं, बाकी के 3 सूत्र क्षारीय प्रकृति को नहीं दिखाते हैं। मतलब ये 3 सूत्र जो हैं ये दिखाते हैं कि ये पदार्थ क्षारीय नहीं है। केवल कितने सूत्र दिखाते हैं? 2 सूत्र। अब मैं तुमसे बात पूछूंगा, अगर 5 लीटर एनिलीन लाया जाए, इसका मतलब है क्षारीय प्रकृति केवल कितने लीटर दिखाएगा? 2 लीटर। कितने लीटर क्षारीय प्रकृति नहीं दिखाएगा? 3 लीटर। तो एनिलीन का ज्यादातर जो भाग है वो क्षारीय नेचर को दिखाता नहीं है। एनिलीन का मात्र छोटा भाग ही क्षारीय नेचर को दिखा पाता है, और क्योंकि एनिलीन का केवल छोटा भाग क्षारीय नेचर को दिखाता है, इसलिए हमने बताया है एरोमेटिक एमीन की क्षारीयता कैसी होती है? कम, क्योंकि 3 पार्ट तो ऐसे थे जो क्षारीय नेचर को दिखा ही नहीं पाए। तो क्षारीय नेचर को केवल कौन सा दिखा पाया? पहला। और क्षारीय नेचर को कौन सा दिखा पाया? 5वां भाग। ना तो दूसरे भाग ने क्षारीय नेचर, ना तीसरे ने, ना चौथे। कहां इन पर कोई लोन पेयर है भी कहीं?
कहीं लोन पेयर नहीं है, और लोन पेयर नहीं तो इसका मतलब ये क्षारीय नेचर को दिखा भी नहीं पा रहे हैं। इस बात को याद रखना कि क्योंकि बेटा ये अपने फॉर्मूले का रोटेशन करते रहते हैं, और रोटेशन करते वक्त इनके ज्यादातर सूत्र जो है वो क्षारीय नेचर को नहीं दिखा पाते हैं, केवल कुछ ही सूत्र क्षारीय नेचर को दिखाते हैं, केवल कुछ सूत्र क्षारीय नेचर को दिखा पाते हैं, इसलिए इसकी क्षारीयता क्षमता कैसी होती है, कम होती है। तो इसको जल्दी से नोट करोगे भैया, आगे देखो पढ़ाई चालू की जाए। क्या है, आज से स्टार्ट करेंगे एमीनो के कौन से गुण, रासायनिक, अर्थात एमीन यौगिक कैसे अभिक्रियाएं करता है। तो भैया एमीनो के रासायनिक गुण पढ़ें तो सबसे पहला तो यही गुण पढ़ते हैं, कहता है एमीनो के क्षारीय गुण को बताइए। और क्षारीय गुण की कुछ अभिक्रियाएं आप पढ़ भी चुके हो, लेकिन क्या है कि अभी आपने प्राइमरी एमीन के क्षारीय गुण की अभिक्रिया पढ़ी है। तो भैया क्षारीय गुणों की बात करेगा तो मैं सबसे पहले ही हेडिंग यहां लिखे देता हूं। अब हम एमीन यौगिक का कौन सा गुण पढ़ेंगे, क्षारीय गुण। ध्यान देना अभिक्रिया को भी कैसे लिखना है। अगर आपके पास कोई प्राथमिक एमीन हो और प्राथमिक एमीन के नाइट्रोजन परमाणु पर पाया जाता है लोन पेयर, और आपसे कहे कि भैया इसका क्षारीय नेचर बताओ, तो क्षारीय नेचर को दिखाने के लिए आप दो पदार्थों से अभिक्रियाएं करवा सकते हो, या तो अम्ल से या तो जल से। तो हम अभिक्रिया किससे करवाएंगे, जल से। और जल से अभिक्रिया करवाओगे तो H+ आयन और OH- आयन, H+ आयन ले चला जाएगा NH2 के पास, तो देखो बनेगा क्या, R सिंगल बॉन्ड NH3 पॉजिटिव चार्ज, और बेटा बगल में बना रहेगा OH- चार्ज। एक तो ये तैयार रखोगे अभिक्रिया, एक और अभिक्रिया तैयार रखोगे। अगर कोई आपके पास द्वितीयक एमीन लेकर आ जाता है, देखो ये है आपके पास द्वितीयक एमीन, और इसकी क्षारीय नेचर को कहता है, तो इसको भी बेटा आप कहां पर घोल दें, जल में। जल में H+ आयन OH- आयन होता है बेटा। H+ आयन तो चला जाएगा नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R, और बेटा H अगर इसके साथ चला गया तो NH2 हो गया पॉजिटिव चार्ज। यहां पर बचेगा केवल कौन, OH- चार्ज। तो इसकी भी प्रकृति को क्षारीय दिखा सकते हो। एक आखिरी चीज और भी दिखा सकते हो, अगर आपके पास तृतीयक एमीन है, तो बेटा इस पर केवल लोन पेयर तो होगा लेकिन हाइड्रोजन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसके अभिक्रिया हम HOH से करवाएंगे, बेटा ये H+ आयन आ जाएगा नाइट्रोजन से लोन पेयर लेने, तो बनकर तैयार होगा देखो क्या, R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R NH पॉजिटिव आयन लेकर, और बेटा घोल में बचेगा OH- आयन। तो यार तीनों ये विक्रियाओं में घोल में OH- आयन बच रहा है, और जब भी कभी किसी घोल में OH- आयन बचने लगे तो आप जान जाओगे कि सारे पदार्थों की प्रकृति कैसी है, क्षारीय। लेकिन क्या कोई व्यक्ति बता सकता है इस जगह पर, हम तुमको देखो ये बताते हैं, इसकी क्षारीय प्रकृति सबसे कम है, पानी पर घोलने पर इसकी क्षारीय प्रकृति सबसे कम आती है। जबकि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सर जी इसमें तो 3 R हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन बहुत देंगे, लेकिन पानी पर घोलने पर इसकी क्षारीयता सबसे कम है नीचे वाले की। क्या किसी को इसका रीजन याद है, कौन सी प्रकृति, विलायकन प्रतिबाधा। क्योंकि पानी पर घोलोगे तो पानी का हाइड्रोजन क्या सभी दिशाओं से अटैक कर सकता है, तो जब हाइड्रोजन आयन के लिए एक निश्चित दिशा ही केवल बची है तो बहुत कम हाइड्रोजन आयन इस पर अटैक कर पाएंगे, और जब बहुत कम हाइड्रोजन आयन इस पर अटैक करेंगे तो बहुत ही कम OH- आयन प्रोड्यूस होंगे। तो देखो हम यहां लिखेंगे क्या कि इसकी प्रकृति होती है दुर्बल क्षारीय। अच्छा इसमें भी याद रखना है, इन दो में से किसकी क्षारीयता सबसे ज्यादा रहेगी, इन दोनों में से सर्वाधिक क्षारीय तो ये वाला, और ये कैसा रहेगा, मध्यम क्षारीय।
जो जितने ज्यादा OH माइनस आयन दे सकता है भैया उसकी क्षारीयता जो है वो उतनी ही ज्यादा है, जो जितने कम दे सकता है उसकी क्षारीयता उतनी ही कम है। तो ये तो हो गया क्षारीय गुण दिखाने वाली बात। क्षारीय गुण को एक और प्रकार से दिखा सकते हैं, देखो वो दूसरे प्रकार से कैसे दिखा सकते हैं, ध्यान दो। हमारे पास प्राथमिक एमीन है, फॉर्मूला RNH2 है, लोन पेयर है, अभिक्रिया इस बार HCl से करवाएंगे। देखो होता क्या है, ये तो अम्ल है, अगर ये क्षार होगा तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेंगे, लवण का। अगर बेटा इन दोनों से लवण का निर्माण होता है, भैया ये अभिक्रिया तो क्लास 10th पर पढ़ी थी, कौन सी अभिक्रिया, देखो ये लिखी है, शायद तुम लोग भूल गए हो कि अगर कभी भी किसी अम्ल को किसी क्षार के साथ मिलाते हैं तो बनकर तैयार होता है लवण और बन के तैयार होता है जल। अरे जल बने चाहे ना बने, अगर लवण ही बन गया इसका मतलब आपने अम्ल और क्षार को ही आपस में मिलाया है, क्योंकि जब तक अम्ल और क्षार आपस में मिलेगा नहीं लवण का निर्माण होने वाला नहीं। अब देखो कि ये पदार्थ अम्ल है, ये तो सबको पता है। अब बेटा अभिक्रिया होगी तो H+ आयन तो इसके साथ जुड़ जाएगा, बनेगा RNH3 पॉजिटिव चार्ज, और बेटा देखो Cl पर कैसा चार्ज रहेगा, नेगेटिव। अब जरा ध्यान देने वाली बात है, ये अम्ल है और जो पदार्थ बनकर तैयार हुआ है ये एक प्रकार का क्या है, लवण। अगर ये अम्ल है ये लवण है तो पक्का ये पदार्थ कैसा होगा, क्षार, तभी तो क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाएगा, तो इसका नेचर कैसा होगा, क्षार का। कोई पूछेगा इस लवण का नाम बता दिए, अरे बताते हैं नाम, इसका नाम है N-एल्काइल एमीन हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसको नाम याद रखो, N-एल्काइल एमीन हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस बात को ध्यान रखना भैया नाम। हाँ, इस पर बेस्ड एक रासायनिक अभिक्रिया पर्टिकुलर फॉर्म पे देख ली जाए। पर्टिकुलर फॉर्म का मतलब अगर मैंने CH3 की अभिक्रिया करवा दी या मैंने R की जगह पर CH3 को रख दिया और फिर HCl से अभिक्रिया हुई तो भैया फिर वही होगा कि H+ आयन अटैक कर देगा इस पर और बनकर तैयार होगा CH3 NH3 पॉजिटिव चार्ज और Cl NH3 बन जाएगा, क्योंकि दो पहले से थे एक आगे जुड़ गया। नाम जानते हो क्या है, N। और बेटा जिसको एल्किल पर रहे थे उसकी जगह पर तो मेथाइल है, N मेथाइल एमीन। NH को देखते हुए एमीन, और एमीन में जरा ध्यान दो NH2 था लेकिन एक H और एक्स्ट्रा जुड़ गया आके तो बन गया NH3। तो वो क्योंकि H एक्स्ट्रा जुड़ा है आके उसके लिए हाइड्रोजन। और बेटा क्लोरीन किससे खत्म होने के कारण लास्ट में नाम पढ़ेंगे क्लोराइड। तो इस प्रकार से अगर आपसे कहेगा तो आप क्षारीय नेचर को ऐसे भी दिखा सकते हो, यहां चाहो तो ठीक है इतना मेरे ख्याल से। तो इन रासायनिक अभिक्रियाओं को नोट करोगे और वो जो बाकी रासायनिक अभिक्रियाएं बचती हैं उनको पढ़ेंगे फिर हम लोग अगली क्लास पर।